वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस पूरे लेक्चर में हम लोग आरएएस के एग्जाम का जो पेपर हुआ है, अभी विगत प्रश्न पत्र, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो यार, आरएएस के एग्जाम में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी हिस्ट्री है पढ़ने के लिए, इतनी सारी ज्योग्राफी। तो ये बेहद जरूरी है कि आप सभी लोग एक बार सबसे पहले ये जान ले कि प्रीवियस ईयर में विगत जो हमारे प्रश्न पत्र रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है। एक बार इनको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोग जो भी यहाँ पर वीडियो को पढ़ रहे हैं, एक बार इन प्रश्नों को जरूर लगाएं। और इन प्रश्नों को लगा करके जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो भी आप साथ साथ देखते जाएं, लिखते जाएं, और फिर आपको जो है आसानी हो जाए। ठीक है। असल में ये जो पेपर है 2015 का है, लेकिन ये 2013 में जो री एग्जाम हुआ था ना, उसी का वर्जन है, इसलिए यहाँ पर 2015 लिखा हुआ है। पर असल में पेपर ये 2013 का ही है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आरएएस के लिए तय शुरू कर रहे हैं। 2013 का री पेपर है ये, लेकिन हुआ 2015 में था। जिसमें हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी और क्या क्या चीजें हमारी मेवाड़ किंगडम, हर एक के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे होना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी जो रचना है वो कुंभा ने नहीं की थी। ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। देखो, महाराणा कुंभा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये जो कुंभा है ये बहुत ही अच्छा वीणा जो है वो बजाया करते थे। ये कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते थे? सिसोदिया से बिलोंग करते थे। जानते हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग एक काम करेंगे, मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि सिसोदिया जो ब्रांच है वो मेवाड़ की सिसोदिया ब्रांच को किसने शुरू किया था? कौन है उनके संस्थापक? वो जरा नाम बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुंभा जो है उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं। देखो, कुंभा ने जो है ये अपने दरबार के अंदर ये बहुत ज्यादा जो है म्यूजिशियंस आर्टिस्ट को भी रखते थे। इन्होंने जो है गीता गोविंदा जयदेव के ऊपर भी कमेंट्री लिखी है। इन्होंने म्यूजिक के ऊपर भी बहुत काम किया है, जिसे हम कहते हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, शुद्ध प्रबंध। याद रख लेना इन चीजों को। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर करी। इन्हें राणा कुंभा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है किसके बाद आए थे? इन्होंने राणा मुकाल सिंह को आगे उनके उत्तराधिकारी के रूप में आए थे। इन्होंने बहुत सारे किलों का निर्माण किया था। इन्होंने ही विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से बनाया था। तो ये पहली वाली जो है रसिक प्रिया, ये रसिक प्रिया जो है ये भी इन्होंने ही यहाँ पर लिखी है, तो ये सही लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने शुद्ध प्रबंध, ये तो इनकी बहुत ही फेमस बुक है, करेक्ट है। नृत्य रत्न कोश, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और ये जो कला निधि है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कला निधि, क्योंकि कला निधि जो है वो मंदन के बेटे गोविंद द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा कला निधि। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बताया ना, सारी बुक्स के नाम और वो सारी चीजें, आप लोगों को वो बुक्स के नाम जो है वो अपने दिमाग में रखने हैं। ये सब जितने भी मैं बता रही हूँ बातें, ये सब अपने दिमाग में रखते हुए चलनी है, इनको छोड़ना नहीं है, सारी चीजों को लिखना है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर से पूछा गया है कि जमन दास, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल ये किस शैली से संबंध रखते थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो राजस्थान का इतिहास है उसमें बहुत प्रकार की शैलियां हमें देखने को मिलती हैं। तो उसके अंदर ये एक शैली हुआ करती थी जिसका नाम है बीकानेर शैली। तो ये जो है ये व्यक्ति जो है ये किस शैली से संबंध रखते थे? ये सारे के सारे लोग बीकानेर स्टाइल से जो है वो संबंध रखा करते थे। ये बीकानेर शैली इसका जो है करेक्ट आंसर दिया गया है। बीकानेर स्टाइल जो है वो उसमें से कुछ जो है चीजें वो मुगलों से भी जुड़ी हुई हैं। देखो, जो आरएएस ने आंसर दिया है वो ये दिया है, आरएएस का आंसर बता रही हूँ। ठीक है। वही अगर आपको मैं बात करूं कि ये जो बीकानेर शैली है, इसमें कुछ और पेंटर्स के नाम कौन कौन से हैं? वो है अलीराज, रामलाल, मुन्ना लाल, ये सब इसमें और रहेंगे।
उसके बाद मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली के कुछ जो है इंपॉर्टेंट लोगों के नाम, जैसे कि किशनदास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, छज्जू भाटी, ये सब नाम दिया था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर पड़ जाएगा बीकानेर शैली। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सी राजपूताना जो है वो किस क्षेत्र पर, किस राजपूताना के क्षेत्र पर वरीक वंश ने जो है वो शासन किया था। तो अगर आपको वरीक वंश के बारे में पता है तो आपको इसका आंसर आराम से लगाने को हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब मैं ऐसे कहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के गए हो तो आपको आसान लगेगा। वरीक जो डायनेस्टी है उन्होंने बयाना जो इलाका है ना उस पूरे पे रूल किया था। बयाना राजस्थान का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर किया था। बयाना उस समय जो है भदाना गुर्जर किंगडम का एक जगह हुआ करती थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ये बयाना की बैटल में 1527 में जो बाबर था वो बयाना की बैटल में राणा संगा द्वारा हार गया, ठीक है। ये है कहाँ पर बयाना? बयाना जो है वो भरतपुर से की तरफ ही है, और यहीं पर ही एक नदी भी बहती है जिसका नाम है गंभीर नदी। पता है गंभीर नदी? गंभीर नदी है वही नदी है जहां पर किजर खान ने पुल बनवाया था। याद है किजर खान सभी लोगों को? किजर खान जिसने जो है चित्तौड़ का नाम आगे बदल करके किजराबाद रख दिया था। रतन सिंह जो है, रतन सिंह, बादल, गौरी, ये सब जो है व्यक्ति, इन सब ने मतलब ये जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे जब, तो इनके बाद यहाँ पर किदर खान जो अलाउद्दीन के बेटे थे उन्होंने चित्तौड़ में यहाँ पर उनको जो है बिठा दिया गया था और उन्होंने नाम फिर किजराबाद रख दिया गया। असल में वैसे किजर खान जो है वो तो बच्चा हुआ करता था ना। किजर खान जो है, किजर खान के बिहाफ पर मलिक शाहीन वहां पे रूल करता था और वहीं पर ही गंभीरी नदी पर एक पुल बनाया, ठीक है। तो ये सब ना जो बातें हैं मैं सब रिलेट करके बता रही हूँ, क्योंकि पूरी मैंने राजस्थान की जब पूरी हिस्टोरी सब कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं पूरी बातें रिलेट करके बता रही हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है, वो समझ सकता है कि मैं कौन सी चीज को कहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गोगा नवमी किसको कहा जाता है? अब ये सीधा आंसर है इसका कि गोगा नवमी इनमें से किसको बोला जाता है। तो गोगा नवमी जो है ये एक अलग से जो है श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को बोला जाता है। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? इसका उत्तर बन जाएगा जो है फोर्थ वाला, ठीक है भाई। श्रावण के शुक्ल पक्ष को कहा जाता है, उस समय ही होती है। तो इसमें भी आता है भाई गोगा, गोगा द स्नेक गॉड, नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है गोगा नवमी के नाम से। और इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, ये जो है इसके अंदर काफी सारे जो है मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं राजस्थान, यूपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में। और सबसे बड़ा पता है मेला कब लगता है गोगा नवमी का? सबसे बड़ा मेला गोगा नवमी का लगता है हमीरपुर में। हमीरपुर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे लगता है। जहाँ पर जो भी विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों के साथ आकर के पूजा यहाँ पर गोगा जी को जो है अर्पित करती हैं अपनी पूजा को, और अपने बच्चों की रक्षा के लिए यहाँ पर भगवान से प्रेयर व्रत रखती हैं, ठीक है। और जो है मतलब गोगा जी से यहाँ पर एक प्रेयर रखने के रूप में गोगा नवमी के कार्य जो है वो प्रसिद्ध है बहुत, ठीक है। तो वहां के लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। ऐसा ही एक और यहाँ पर तेजाजी मेले का आयोजन पे भी पूछा गया है। तेजाजी के मेले का जो आयोजन है वो पर्वत सर में किया जाता है। तो वही हमसे यहाँ पर सवाल कर रहा है कि ये तेजा जी का जो मेला है ये कहाँ पर राजस्थान में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नागौर में भी किया जाता है, नागौर के भी एक गांव पर्वतसर में किया जाता है। तो हमसे जो पूछा गया है, हमसे देखो नागौर भी है ऑप्शन में पर आंसर पर्वतसर होगा। क्यों? क्योंकि नागौर के पर्वतसर में होता है ना, तो इसका आंसर जो एक बढ़िया वाला होगा वो तो वो ही होगा, पर्वतसर होगा, ठीक है। और पूरे राजस्थान के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं। और ये हर साल जो है ये भाद्रपद का जो महीना आता है उसके 10वें दिन इसको मनाया जाता है। तो ये जो पर्वत सर है ये है कहाँ पर? नागौर। नागौर पता है जहाँ पे भारत की पहली पंचायत भी बनाई गई थी। और बाकी जगह भी होता है, बूंदी में, अजमेर में, किशनगढ़ में, वहां पे भी इसका आयोजित किया जाता है। लेकिन अगर हमें एग्जाम में पूछ रहा है तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत सर। अगला प्रश्न ये भी राजस्थान की हिस्ट्री से ही है।
क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू किसके रूप में कहा जाता है? ग्राम देवता के रूप। क्षेत्रपाल जो है वो, हमें राजस्थान की अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो इनका क्या, ये देवता जो है ये कहे जाती है क्षेत्रपाल देवता, खेतपाल भी इनको कहा जाता है, खेतों के स्वामी। तो ये हमारे लिए मतलब हिंदू माइथोलॉजी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उसी के पूरे के लिए आपको याद रखना है, ये ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगला, ऐसा संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता है आज भी, तो वो है आजीविका। आजीविक जो सेक्ट है वो, ये आप लोगों से आजीविका सेक्ट के ऊपर भी कई बार सवाल आते हैं, आजीविका सेक्ट में यूपीएससी भी पूछती है। तो ये साफ सीधा यहाँ पर ही हमारे स्कूल ऑफ फिलोसफी आजीविका संप्रदाय जो कि ये कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से ही अपना भाग्य बनाता है, मतलब हमारी नियति जो है वो आपके लिखने, आपके खुद के कर्मों से ही बनती है। और ये सारी जो चीजें हैं वो अशोका जो एम्पायर थे उन्होंने जीवन भर इस आजीविका संप्रदाय को फॉलो किया था। तो ये एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो आजीविका संप्रदाय दुनिया भर का सबसे प्राचीन परंपरा के रूप में जाना जाता है। और इस आजीविका का जो संप्रदाय है इसके सबसे पहले जो संस्थापक थे वो यहाँ पर कौन रहे? मखली गोसाल। उसके बाद इनको आकर के जो हमारे जैन के महावर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, इन्होंने यहाँ पर इसको प्रचलित करा था। समझे इस बात को? तो ये जो उत्पत्ति हुई है ये नियतिवाद के शब्द के रूप में उत्पत्ति हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजीविका के ऊपर कई बार पहले भी सवाल बन चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये हमसे जो पूछ रहा है कि भाई जो हमारी, आपने सारी डायनेस्टीज पढ़ी है, आपने सारे राजवंश पढ़े हैं, आपने विजयनगर पढ़ा, आपने खिलजी पढ़ा, इतिहास तो देखो सबने पढ़ा ही है ना, जो भी एग्जाम देने जा रहा है इतिहास तो पढ़ के जाएगा। तुगलक मामलक डायनेस्टी, सारी डायनेस्टी पढ़ी है, तो उसमें वो जो भी जितना भी आर्किटेक्चर करते थे वो किस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, तो वो इस्तेमाल के ऊपर है ये पूरा। जैसे अगर मैं बात करूं इनमें से सबसे पहले, जैसे मैं एक बात करूं तुगलक वालों की, तो तुगलक जो लोग हुआ करते थे ये यहाँ पर जो है ऑक्टागनल टॉम, अष्टभुजाई मकबरों को यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया था। ऐसे ही बोडेगांव को पिलर में इस्तेमाल करना, लोटस बर्ड लगाना और झुकी हुई दीवारों के साथ जो है एक विशाल मुख्य द्वार बनवाना। तो ये सब काम जो है मेहराब के निचली स्तर पर कमल कमल का जो एक बनाया करते थे ना, वो खिलजी बनाया करते थे। खिलजी के कौन कौन से रूलर्स हुआ करते हैं? मेन तो इंपॉर्टेंट देखो कौन है, किदर खान है, और मेन तो देखो अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा इस जो है राज किया है अच्छे खासे 20 सालों के लिए, जहाँ पे उन्होंने चित्तौड़ पे भी अटैक किया, पढ़ा है ना सब लोगों ने, चित्तौड़ पे भी उन्होंने खूब जो है वो अटैक किया था। रतन सिंह, उनकी जो है वो पूरा मेवाड़ तक जाना चाहते थे, वो गुजरात तक जाना चाहते थे, इसलिए जो बीच में जो चित्तौड़ था वो उसको अटैक करना चाहते थे। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने जो है रतन सिंह और पद्मिनी, वो कहानी भी बहुत प्रचलित है, वो भी आप सभी लोग जानते हैं। तो ये भी जरा याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना लोटस का इस्तेमाल करना और ये सारी चीजें, ये सब आप लोगों को जो है आपने आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर छोड़ के नहीं जाइएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि उन्होंने, खिलजी ने क्या क्या बनवाया, उन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया, उन्होंने रापरी पर ईदगाह बनाई है, उन्होंने जामत खाना मस्जिद बनवाया है दिल्ली में। अलाई दरवाजा क्या चीज है? अलाई दरवाजा भी आपको पता होगा, ये जो है कुतुब मीनार का जो है सबसे पहला वाला जो मतलब दरवाजा है ना उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न यहाँ पर वीडी सावरकर, हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में है। तो वीडी सावरकर के बारे में आप सारी बातें जानते हैं। वीडी सावरकर जो है, इन्होंने अभिनव भारत नाम करके एक संगठन, या फिर आप कह लो एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में स्थापित किया था। बहुत जरूरी है इनके बारे में पढ़ के जाना। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने हिंदुत्व जैसी आइडियोलॉजी की स्थापना करी थी, रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है उसकी जेल में रहते हुए इन्होंने हिंदू महासभा में काफी ज्यादा आगे जो है इसको बढ़ाया था। हिंदुत्व पॉपुलराइज इन्होंने ही करा था। वैसे हिंदुत्व जो शब्द है ना, इसको पता है कौन लेकर के आए थे? चंद्रनाथ बासु द्वारा लाया गया था, लेकिन इसको जो प्रचलित करा है वो वीडी सावरकर द्वारा किया गया है।
ठीक है, तो वीडी सावरकर के ऊपर ही यहाँ पर इन्होंने जो है मैगजीनी जो है उनकी, उनसे प्रेरित होकर के मैगजीनी की जीवी लिखी। मैगजीनी जो है वो इटली के हुआ करते थे, मैगजीनी। इन्होंने 1857 की क्रांति के बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नाम से एक बुक भी लिखी है। और उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए चलते जहाज में भी कूदने की घटना सामने आई है। तो ये सब आपसे इसमें पूछा जाता है। और इन्होंने जितने भी इनके इम्पोर्टेंट व्यूज हैं, इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ की चीजें हैं, ये बहुत पूछी जाती है। और इन्हीं के नाम पर जो पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट है, वो इन्हीं के नाम पर है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये भी एक याद रखना, इनके नाम पे वो चेंज कर दिया गया है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये सब भी पूछी जाती हैं। वीडी सावरकर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे जो है प्रश्न आता है जनपद से ऊपर। अच्छा, आप सभी लोगों ने जनपद तो पढ़े हैं, महाजनपद हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी। तो आप लोगों को पता है कि भाई महाजनपद जो है 16 हुआ करते हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि किस महाजनपद में हमें बौद्ध साहित्य के बारे में देखने को मिलता है, किस जगह पर हमें जो है पन्निनी अष्टाध्यायी द्वारा जो अष्टाध्यायी जो बुक है पन्निनी द्वारा जो लिखी गई थी, इनमें से कौन सी में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में तो खूब लिखा गया है। तो यही आपसे पूछ रहा है, पन्निनी की जो अष्टाध्याय वाली जो बुक है, संस्कृत फिलोसफर हुआ करते थे ये, तो ये वाली जो बुक है इसमें से क्या क्या उसमें मेंशन किया गया है। तो देखिए भाई, उसमें से मगध बिहार का, अशमक और कंबोज, ये 3 राज्यों का मेंशन है। ठीक है भाई, तो ये सीधा सीधा सवाल है कि अष्टाध्यायी जो बुक है उसमें क्या क्या लिखा गया। अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय, अष्ट का मतलब क्या होता है 8, अध्याय का मतलब चैप्टर, 8 चैप्टर की एक बुक है ये। ठीक है ना, 8 चैप्टर की बुक अष्टाध्यायी इसको कहा जाता है। इसकी बहुत सारे और भी इसमें सूत्र करके भी कहे जाते हैं। और अष्टाध्यायी आप कह सकते हो कि आज की जो हमारी व्याकरण है उसका एक फाउंडेशन रखती है। इसी के साथ में और जो है निरुक्त, निघंट, शिक्षा, ये सब भी और लिखे गए हैं, पर जो हमारी एक मेन हुआ करती थी वो अष्टाध्यायी यही हुआ करती थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसमें जो है बुद्धिज्म के बारे में काफी सारी बातें की गई हैं। तो उसी के ऊपर ये एक अष्टाध्यायी जो है सबसे बड़ी पहल थी, ये पन्निनी की अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे बड़ी पहेली है। और ये भी एक न्यूज में चल रहा था भाई, मैं करंट अफेयर बता देती हूँ अभी के लिए, कि जो कैम्ब्रिज के एक विद्वान है डॉक्टर ऋषि राज पोपट, इन्होंने संस्कृत की सबसे बड़ी जो पहेली है अष्टाध्यायी, उसकी जो व्याकरण लिखी है ना उसमें, उसकी समस्या को हल करने का दावा किया। ठीक है, ये अभी न्यूज में चल रहा, तो इससे चांस है कि इस बार भी सवाल बन सकता है। क्योंकि अष्टाध्यायी जो है वो 2000 साल से भी अधिक वर्ष पहले लिखा गया था। भाषा के बारे में लिखा हुआ है, इसमें ये बताया गया कि भाई संस्कृत कैसे लिखी गई है और कैसे बोली जाए, और ये पहेली के रूप में। क्योंकि अष्टाध्यायी में बहुत सारे ऐसे व्याकरण के नियम हैं जो एक साथ लागू होते हैं, तो उससे हमारे मन में ना बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। तो यहाँ पर उन विद्वानों ने ये तर्क दिया है कि भाई इस पूरी पहेली को हम सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ना वो यहाँ पर लिखी गई है पन्नी द्वारा, ये एक इम्पोर्टेंट है, इससे भी इस बार पूछा जा सकता है। तो पन्नी के बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है हमें कह रहा है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा सभ्यता है, देख रहे हो एंशियंट हिस्ट्री से कितने सवाल आए हुए हैं। तो अब बात यह है भाई कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये खोज किसने करी थी। इसकी असल में खोज जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। नहीं, लेकिन असल में इस व्यक्ति ने नहीं की थी, इस व्यक्ति ने पुरातत्व विभाग जो है एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना तो कर दी। लेकिन ये नहीं पहचान पाया था अलेक्जेंडर कनिंघम की भारत का इतिहास ऋग्वेद सोसाइटी से पहले भी एग्जिस्ट करता है। वो तो भला हो एक व्यक्ति का, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल जो है, इन्होंने जो है डीआर साहनी को भेजा और ये पता लगवाया कि भाई, इन्होंने पता लगाया डीआर साहनी ने 1921 में, कि भारत का इतिहास तो बहुत ही पुराना इतिहास है। भारत का इतिहास आज का नहीं है कि भाई ऋग्वेद से शुरू होता है, ना 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 भाई, भारत का इतिहास ऋग्वेद से पहले भी लिखा गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से।
तो वहां पर उन्होंने 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की, हड़प्पा सभ्यता की। जॉन मार्शल के कहने पर, ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। असल में एएसआई की शुरुआत जो है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। और जॉन मार्शल ने डीआर साहनी, दयाराम साहनी को भेजा पूरा काम करने के लिए, और उन्होंने सारी चीजों को निकाला। तो अब हमसे पता है सवाल में क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि भाई जो जो ये नाम दिए गए, किसने किस किस चीज की खोज करी, तो अपने को ये बताना है अब कि किसने किस चीज की खोज की और कौन सा गलत लिखा हुआ है इसमें। तो देखो भाई, EHJ मैके व्यक्ति ने ये बताया था कि जो सुमेर के लोग हैं उनके साथ उनका पलायन यहाँ पे हो रहा है। व्हीलर जो है, व्हीलर पढ़ा है आप लोगों ने, उन्होंने सभ्यता के विचार का यहाँ बताया था। अमलनंदा घोष ने भी ये चीज बताई कि भाई जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी एक प्री हड़प्पन कल्चर, एक पूर्व हड़प्पा सभ्यता भी हुआ करती थी। और फिर यहाँ पर MM फरीक, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बिल्कुल गलत यहाँ पे लिखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है भाई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों का जो है इन्वेंशन धीरे धीरे करके होने लगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन पता चली, इतनी सारी सिविलाइजेशन का यहाँ पर पता चलता है। धीरे धीरे करके बहुत सारी सिविलाइजेशन हमने को मिलनी शुरू होती है। राजस्थान में अपने को कालीबंगन देखने को मिलती है, सभी लोग जानते हैं ना कालीबंगन को। तो राजस्थान में अपने को कालीबंगन, क्योंकि वहां पे काले कलर के बैंगल्स मिले, बैंगल्स तो आप लोगों को पता ही है। वो हमें मिले वहां पर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी रिवर के किनारे, गंगा नदी के किनारे। और वो अमलानंद घोष द्वारा 1992 में खोज की गई थी। ठीक है। उसकी जो खुदाई और पूरा काम है वो BK थापर और BB लाल द्वारा किया गया था। तो वहीं पर ही हमें देखने को मिला है कि उस जगह पे अमलाराम घोष ने ही ये चीज बताई है कि वहां पर जो है हड़प्पा सभ्यता से पूर्व भी एक हड़प्पा सभ्यता परिपक्व होने शुरू हुई थी। और वहां पर हम लोगों को जो ग्राम और मस्टर्ड है, सरसों, उसकी चीजें जो है वो काफी सारी देखने को मिलती। ठीक है भाई। और इसी कालीबंगन को जो हम राजस्थान में कहते हैं, हनुमानगढ़ जिले में, वहां पर दशरथ शर्मा द्वारा, जो एक हिस्टोरियन है, उनके द्वारा ये कहा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की तीसरी कैपिटल है, तीसरी राजधानी है। दो कौन सी है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है भाई। तो ये सब भी याद रखना है इसके अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये भी राजस्थान के ऊपर आता है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट देने वाले पहले प्रथम मराठा सरदार जो है वो कौन बनते हैं। ये मोइनुद्दीन के चिश्ती की जो वहां पे दरगाह है, तो वो कौन है, राजा साहू, शिवाजी के पौत्र, ग्रैंडसन है उनके, जो है बेटे के बेटे हैं आगे वो। तो उनके द्वारा ये काम जो है वो किया गया है, राजा साहू। तो ये भी एक जरा अजमेर की दरगाह के ऊपर है, ये सब कुछ पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको भी एक जरा याद रखिएगा कि इन्होंने यहाँ पर जो है भेंट देने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है। जो कई बार इनको हम छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से भी कहते हैं। और ये किनके बेटे थे, ये राजा साहू संभाजी के बेटे थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों ने ये पढ़ा है, मौर्य प्रशासन में जो सारे लोग वहां पर जो काम करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनकी हुआ करती थी, उसमें एक पोस्ट का नाम था पंदोक सिनिधिर। ठीक है। पंदोक दक्षा निरोधे, इस तरीके से नाम था। तो ये व्यक्ति जो है ये किस पोस्ट पे काम किया करते थे, ये जो है, ये यहाँ पर, ये जो जुर्माना लिया करते थे इस चीज का, ये व्यक्ति, एक पोस्ट भी हुआ करती थी, अगर आपने रोड पर कूड़ा फैलाया है, सड़क पर आपने कीचड़ फैलाया है, कीचड़ फैलाने वाले पर आपको जो जुर्माना लगता था वो पंदोक दस निरोध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, ये बहुत सिंपल प्रश्न है। ये जो है रामाकृष्ण मिशन जो है, स्वामी विवेकानंद जिनका असल में नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्ता हुआ करता था, इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना करी थी, रामाकृष्ण मिशन की। और ये जो है रामाकृष्ण मिशन को, रामाकृष्ण को ही माना करते थे। तो उन्हीं के लिए उन्होंने एक रामाकृष्ण मिशन, या फिर बेलूर मठ में तो खैर उनकी मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने 1897 में, 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, और नियो वेदांता करके एक नाम उन्होंने शुरू किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से देख रहे हैं, फिर से प्रश्न आ गया। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जो है पूरे जो लोग शामिल हुआ करते थे, शामिल होने का मतलब है कि उसमें कौन कौन से लोग थे। ठीक है। एक बहुत ही केंद्रीकृत प्रशासन तो था ही, आप सभी लोग जानते हैं। तो मौर्यन प्रशासन में बहुत सारी पोस्ट हुआ करती थी, जैसे कि पुरोहित, महामंत्री, सेना मंत्री, युवराज, अमात्य, राजुक, ये सब हुआ करते थे। तो इन्होंने यहाँ पर जो है
ऐसी कौन सी इनमें से नाम था जो इनका नहीं हुआ करता, बाकी सब हुआ करते थे? देखो भाई, तो जो पूरा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था इसके अंदर अग्रहारिका जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। राजुका, प्रदेशिका और युक्त, इनके नाम से यहाँ पर लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। ठीक है, जिले के रख रखाव के लिए राजुका बनाए गए थे। ठीक है, और इनको सहायता देते थे ये युक्त। ये जो युक्ता लोग हैं ये इनको सहायता दिया करते थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और अमात्य ये भी एक हुआ करते थे, अमात्य, हिंदी में भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अमात्य। अमात्य ये एक सिविल सेवक थे जो कि दिन प्रतिदिन के प्रशासन को बनाए रखने के लिए अलग से नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और ऐसे ही जो अशोका का यहाँ पर धम्म था, धम्म को आगे बढ़ावा देने के लिए अलग से धम्म महामात्रों की भी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। वो कह रहा है भाई कि आपको अरेंज करना है पूरा फॉर्मेशन ऑफ नौजवान। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? देखो ये नहीं पता तो बहुत गलत बात है। नौजवान भारत सभा जो है वो यहाँ पर भगत सिंह द्वारा 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आना चाहिए। और आप जानते हैं कि एचआर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो भी भगत सिंह ने आगे उसका जो है स्टार्ट करवाया था उसको, मतलब स्टार्ट उन्होंने नहीं किया था, वो आगे उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है ना। तो यहाँ पर ये आपको पता है 1926 स्वराजिस्ट पार्टी, 1923 1 जनवरी 1923 दांडी मार्च आप लोग सभी लोग जानते हैं। 1929 30 के ऊपर 30 में की गई थी जलियांवाला बाग 1919। बहुत आसान सवाल है, 4 नंबर सबसे पहले ही आएगा। तो अप्रैल 1919 सबसे पहले आ गया। उसके बाद आप अरेंज कर लो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आप इसका आंसर बनाओगे थर्ड वाला, है ना, ये थर्ड वाला आ जाएगा। पहले 4, फिर सेकंड वाला हुआ, फिर फर्स्ट वाली हुई और फिर लास्ट में दांडी मार्च। तो इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। लॉरेन जो है फ्रांस का काफी फेमस जगह है, लॉरेन, एल्सेक। अगर आप लोगों ने इंग्लिश का याद हो आप लोगों को, तो इंग्लिश में भी लॉरेन और एल्सेक के बारे में पढ़ा होगा, इंग्लिश की बुक्स में था। तो लॉरेन जो है फ्रांस के रीजन में आता है। ये सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस पड़ता है? ये लौह और इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। फ्रांस के उत्तर पूर्वी हिस्से में ये पड़ता है और पहले इसका नाम था लॉथरेंजिया, फिर नाम इसका बढ़ के लॉरेन पड़ गया। ठीक है भाई, फ्रांस का हिस्सा बन गया ये। लॉरेन जो है वो जर्मनी, बेल्जियम, लक्समबर्ग उनके साथ है। और जो यहाँ पे रहते हैं लोग उनको कहा जाता है लॉरेनियंस। ठीक है, अगला, यूनेस्को ने एक अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है MAB। ठीक है, यूनेस्को आप सभी लोग जानते हैं जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में बने हुए हैं। इन्होंने अपना एक सिस्टम स्टार्ट किया है, सिस्टम का नाम है MAB, मैप एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर किया गया था। ये वैसे देखो भाई, ये वाला जो आंसर है ये असल में आपको दिया ही नहीं गया है। आंसर की में ये वाला जो है, जो आंसर की आई थी उसमें ये दिया ही नहीं गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर 1971 है। अब 1971 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, 1970 दे दिया, 1972 दे दिया, असल में आंसर 1971 है। तो अब क्या आंसर लगाएं भाई इसका? तो इसको छोड़ दो। ठीक है ना, ऐसे भी कई प्रश्न होते हैं जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर पहचानना है, ये बंदरगाह दिए गए हैं। बंदरगाह में हमारे भारत के पास 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, 12 मेजर, और बाकी 200 से ज्यादा हमारे पास माइनर है। तो ये वाला जो है ये उड़ीसा का है। ये आप बनाएंगे इसके अंदर, मैच करोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। नीचे से करना शुरू करते हैं। सबसे नीचे है तूतीकोरिन, उसके बाद ये है विशाखापट्टनम ऊपर, तो विशाखापट्टनम, या फिर ये तमिलनाडु ही चल रहा है तो ये चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से ऊपर देखो ऑप्शन में पारादीप तो दे नहीं रहा क्योंकि वो तो उड़ीसा में ऊपर पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा मछलीपट्टनम, ये ऑप्शन ही वही बच रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, ये वाला पहले आएगा। ठीक है, पहले आएगा मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम नीचे की तरफ पड़ता है, मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, फिर आता है विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। अगला यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई जितने भी भारत के अंदर जहाँ पे तेल का शोधन किया जाता है, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, वो किस किस के अंडर आती हैं? जैसे टटीपका है या आंध्र प्रदेश में है, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है। दिग्बोई सबसे पुरानी वाली है, IOCL के अंडर आती है। और जो कोयली है गुजरात की, गुजरात में जामनगर है, कोयली जो ऑयल रिफाइनरी आती है
ये ओएनजीसी के अंदर आती है, तो ये भी इसके अंदर, गुजरात रिफाइनरी वडोदरा वाली, ये यहाँ पर गलत लिखी हुई है। ठीक है, ये जो है, सॉरी, एचपीसीएल में नहीं आती, कोयली वाली आती है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो बीना भी ठीक है, बीपीसीएल, बीना का है मध्य प्रदेश। अगला, यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, जितना भी नॉर्थ साउथ जाता है हाईवे और ईस्ट वेस्ट का हाईवे जाता है, दोनों का जो मिलान है वो कहाँ पे जा करके होता है? झांसी में, ऊपर से शुरू होके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और यहाँ पर जो है गुजरात से लेकर के सिलचर तक, इस तरीके से जो पूरा जाता है ये आपको झांसी में एक मिलता है। अगला, ये हमसे जल संधि के ऊपर पूछ रहा है, जैसे आपने पाक जल संधि पढ़ी है, जिब्राल्टर पढ़ी है, तो वही आपको मैच करना है यहाँ पर। जिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका और यूरोप के मध्य आती है, उनको ही यहाँ पर सेपरेट करती है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3। मलक्का वाली जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आती है, क्योंकि वहां पर एक टाउन का नाम है मलक्का। बेरिंग जो है वो आपको मिलेगी, ये वाली एशिया, उत्तर अमेरिका, एशिया में, रशिया में आती है। और होर्मुज वाली फारस की, और जो पर्शियन और ओमन वाली हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला कह रहा है भाई कि विषुवत रेखा जो होती है हमारी, इक्वेटोरियल रीजन वाली, वहां पर हमारे को कौन सी अच्छी खासी खेती हम लोग कर सकते हैं? वो है बागाती कृषि, प्लांटेशन, बहुत अच्छी की जा सकती है। अगला भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा भारत का कर्क रेखा है, 8 राज्यों से होके गुजरता है, इसके उत्तर में ऐसा कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में पूछ रहा है हमसे कि उससे ऊपर की तरफ है यहाँ पर। तो देखो भाई, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, इन तीनों से तो क्रॉस ही होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पूछ रहा है, तो मणिपुर हो जाएगा ऑप्शन में, और कुछ बचता ही नहीं है। त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, इन सबसे तो होके गुजरता है ना, तो नॉर्थ पूछ रहा है, तो आंसर मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला, अगला हमें कह रहा है कि भाई हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है वो सतवाहिनी है, मतलब पेरिनियल होती है, तो सही बात है। और हिमालय की जो नदियों का उद्गम स्रोत है वो हिमानी ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ये बात भी तो ठीक ही है, दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सही है, ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पेरिनियल। और ये पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं? जो साल भर, सतत वाहिनी, पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश जो है वो कहाँ पर है, मतलब कि सबसे बड़ा हिस्सा किससे कवर किया हुआ है? वो है दक्षिण का पठार, क्योंकि तटीय मैदान जो है वो भारत का इतना किलोमीटर है, 7516.6। उत्तरी मैदान वो सिर्फ ग्रेट प्लेन्स ऊपर की तरफ आते हैं, उत्तरी पर्वत वो भी उतने, लेकिन दक्षिण का पठार जो है वो ऐसे करके पूरा एक त्रिभुज बनाता है, यहाँ पे नर्मदा रिवर फ्लो करती है और नीचे की तरफ पूरा फ्लो करता है, तो ये दक्कन का पठार जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा भारत का लेकर के चलता है, सबसे अधिक है। अगला आपको यहाँ पर जो है वो बतानी है कि भाई कौन कौन सी यहाँ पर जो है राजस्थान के ट्राइब्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले वाले में, तो यहाँ पर सबसे पहले रहते हैं सासी, सांसी ट्राइब। उसके बाद यहाँ पर रहते हैं गरेसिया ट्राइब, इधर यह जो है मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर लग रहा है, प्रतापगढ़, और इधर मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पे पूरा बॉर्डर लगेगा, तो यहाँ पर जो है, और जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है ये भील यहाँ पर हो जाएगी, और चौथे नंबर पे गरीसिया हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है, सॉरी, यहाँ पे सासी हो गया ना, और यहाँ पर हो गया सहरिया, यहाँ पे भील, और यहाँ पे गरीसिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हाँ, ठीक है। अगला आपको यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपको राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है, जो जहाँ पे पानी की जो पुष्टि की जाती है, उसमें यहाँ पर आपको ये पहचानना है कि क्रम को पहचानना है कि वहां पे कौन कौन सी नहरें लगी हुई है। तो देखो भाई, सबसे पहली जो नहर है इस तरफ लगी हुई इंदिरा गांधी के नाम में, वो जल नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। उसके बाद इस तरफ लगी हुई है करनी सिंह नहर, फिर इधर कुंवरसेन नहर, और इधर चौधरी कुंभारन नहर। तो ये चारों नहर के नाम है यहाँ पर, इसका आंसर आप देखेंगे तो 3 वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ों में, क्षेत्रों में, सॉरी, आदिवासियों द्वारा कौन सी कृषि की जाती है? तो उस कृषि का नाम है बालरा। उस कृषि को जो है वहां पर मुख्य रूप से बालरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा बालरा। अब ये बालरा खेती जो है, आपसे पूछा जाता है, बालरा, ये बाजरा नहीं है, बालरा कहते हैं इसको। बाजरा खेती सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध होती है वो कौन कौन से इलाके में होती है? तो वही वो ज्यादातर जो है उदयपुर, बांसवाड़ा हो गया, और डूंगरपुर हो गया, इन जिलों में ज्यादा है। इसको कई बार झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, जो आप सभी लोग जानते भी है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा की भी जाती है।
अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जिसमें ये कह रहा है कि कौन सी नदी का जो क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र सबसे कम है। तो इन चारों में सबसे कम है यहाँ पर साबरमती का। देखो, राजस्थान के पूरे जो बेसिन है उसके अंदर 6 नदियां सबसे ज्यादा जो है वो बहती है। सबसे पहली होगी बानस। बानस का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर रीजन आएगा बानस का। बानस के बाद आएगा लूनी का। लूनी के बाद आएगा चंबल का, जो राजस्थान से होकर गुजरती है। फिर आएगा माही का। फिर आएगा बाण गंगा का। और फिर उसके बाद आएगा साबरमती का। साबरमती का सबसे कम है। ठीक है। अब यहाँ पर और भी नदियां हैं, जैसे रूपारेल, साहिबी, घग्गर, बहुत सारी है। वेस्ट बानस भी है, ये लिखा है ना, पश्चिमी बानस ये भी है। तो ये जितनी भी नदियां हैं ना, जैसे बानस, बानस को आगे आप बिराज, गुडिया, कोठारी नदी। कोठारी नदी बहुत ही जरूरी है। कोठारी नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है जरा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन। कोठारी नदी पे मेजा डैम बना। ठीक है भाई। तो इस तरीके की ये नदियां हैं इसके अंदर और भी, जो इसके और भी इसका अ, आगे बनाती हैं। अब जैसे ये वाकल लिखा है, ये जो वाकल है ना, ये वाकल अपने आप में किस में आती है, अपवाह क्षेत्र के उसमें पूछे तो वाकल जो है अपने आप में साबरमती बेसिन में काउंट की जाती है। ठीक है भाई। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अगला कह रहा है कि भाई कोयले की किस्म सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट इसका आंसर हो जाएगा। गोट मलोड़ मंगलोर क्षेत्र का संबंध जो है वो कौन से खनिज से किया जाता है, तो वो किया जाता है जिप्सम से। अगला है मावट, जिससे होती है मावट, वो उसको क्या है, वो पश्चिमी विक्षोभ आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है, तब यहाँ पर मावट जो है उसकी जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे अब आपको यहाँ पर राजस्थान में जितने भी कोयले की खदानें हैं उनको आपको मैच करना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बनी हुई है। तो सबसे पहले केसरेदर, केसर देसर जो है सबसे पहले कहाँ बनी हुई है, बीकानेर में। कपूरी, कपूरड़ी जो है ये बनी हुई है बाड़मेर में। माता सुख जो है ये बनी हुई है नागौर में। और तानूर बनी हुई है जैसलमेर में। तो उसका आंसर हो जाएगा 1। अगला कह रहा है भाई लौह अयस्क खनन क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है, जहां पर लौह अयस्क खनन नहीं किया जाता है वो है तलवाड़ा। जबकि बाकी मोरीजा, नीमला और डाबला इनमें यहाँ पर लौह अयस्क खनन क्षेत्र में ही गिना जाता है। जवाई जो हमारा परियोजना चल रही है, इससे कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट को फायदा नहीं होता है, वो है राजसमंद। राजसमंद मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही काउंट किया जाता है। तो जो हमारी जवाई परियोजना है, तो इस परियोजना में इम्पोर्टेंट है ये, लाभान्वित क्षेत्र भी इसके पूछे जाते हैं। जो है ये बांध जो है राजस्थान के पाली जिले में जो है सुमेरपुर शहर के पास जो है वो बना हुआ है, जवाई बांध कहा जाता है इसको। जिसका निर्माण किसने करवाया था, जोधपुर रियासत के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इसका किया गया। ठीक है। तो ये पूरी जो है ये उदयपुर, बाड़मेर, सिरोही, इन सबको यहाँ पर काफी ज्यादा जो है लाभान्वित होते हैं इनसे सबसे। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बहुत पूछा जाता है। 1946 में काम तो शुरू हो गया था, लेकिन 1957 में इसका काम खत्म होता है। ठीक है। काफी हद तक तो इसको लूनी नदी के से ही पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भाई ऐसा कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था जिसके बाद राष्ट्रपति को ये बोल दिया गया था कि आपको जो है सहमति देनी ही होगी, अगर कोई भी आपका राष्ट्र जो आपकी आपको मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है तो आपको यहाँ पर सहमति जो है वो देनी ही होगी उसके ऊपर। वो था 24वां संशोधन अधिनियम, 24th नंबर का। अगला वही यहाँ पर जो हमारी भारत में मूल कर्तव्य है, जो कि आर्टिकल 51A में है, पार्ट नंबर 4A में लिखे गए हैं। इसके तहत जो एक शब्द लिखा हुआ है, हमारी एक लाइन लिखी हुई है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, ये कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी, तो वो कौन से नंबर पे लिखी गई है, हमारे तीसरे नंबर पे। स्वरण सिंह कमेटी द्वारा इसको ऐड किया गया था। अगला, कौन से भाग में पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है, वो है पार्ट 9। क्योंकि पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र किया गया है। अगला कह रहा है भाई कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के दौरान यहाँ पर जो 14 से 19 के मूल अधिकार है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी क्या, गलत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था, आर्टिकल
1952 में। जबकि सेकंड स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। मिनर्वा मिल्स का जो केस था उसके निर्णय में ये बोला गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक लिखी हुई है, उसमें तो ऐसी बात की गई थी, तो केवल दो सही है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपको यहाँ पर मैच करना है, अभी बताया था ना कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, तो वही वही है, इसको मैच करना है आपने। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां बनाई जा सकती हैं, ये कब आया था, ये 2012 में, 2011 में संशोधन हुआ था, तो ये वाला हो गया, फर्स्ट का तो 3 हो गया। आगे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर आरक्षण के ऊपर जो बात की गई थी वो 81 संशोधन में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो होती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको एनजैक कहते हैं, जो कोलिजन सिस्टम को हटा के लाने की कोशिश की गई थी, ये 99th नंबर के अमेंडमेंट एक्ट 2014 द्वारा की गई थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को कम, ये 91 वाले में किया गया, तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। अगला यहां पर आपको बताना है भाई कि कौन कौन सी स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे नई रोशनी स्कीम है, अब नई रोशनी स्कीम जो है वो क्या कहती है भाई कि हर एक को इंक्लूड कर दो, फाइनेंशियल इंक्लूजन रखो, सॉरी, महिलाओं के लिए नई रोशनी है ना, हाँ। मैं आपको बता दूं इसको याद कैसे करना है। रोशनी क्या है, रोशनी एक लड़की का नाम होता है, तो वैसे ही याद कर लेना कि ये वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है। दिशा, वैसे तो दिशा भी लड़की का नाम होता है, लेकिन अब इसको याद करना कि दिशा जो है ये आईटी ट्रेनिंग जो है, टीचर्स को आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। जन धन योजना तो आप सभी लोग जानते हैं, वित्तीय समावेशन, हर एक के बैंक अकाउंट खोल के उनको सब्सिडी वगैरह जो भी होगी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके उन्हीं के बैंक अकाउंट में दी जाएगी, तो जन धन योजना का ये ऑब्जेक्टिव था। जबकि स्वावलंबन जो है वो नई पेंशन स्कीम के तहत चलाई गई थी, तो ये वाली स्कीम का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। अगला भाई आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर जो स्रोत जहां जहां से जो जो चीजें ली हैं उसको मैच करके बताना है। अब मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं भाई, कुछ कुछ, सारे तो नहीं, पर अमेरिका के अधिकार पत्र, जहां पर उसको कहते हैं अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स द्वारा लिए गए हैं। हमारे डीपीएसपी राज्य के दिशा निर्देश तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। मंत्रिमंडल की सरकार रहेगी, ये हमने ब्रिटिश से लिया है। केंद्र और राज्य, यूनियन स्टेट रिलेशंस, ये सब हमने कनाडा से लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला यहाँ पर हमें कह रहा है कि भारत की जो भी आप पूरा इसको रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों अपने आप में बिल्कुल सही बातें लिखी हुई हैं, दोनों सही लिखे हुए हैं। मतलब इसमें आप पढ़ के देखो, अच्छे से खुद ही पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रही, आप लोग पढ़ो अच्छे से, तो आपको ये एहसास होगा कि दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल एक मेल भी खा रही हैं, दोनों बिल्कुल सही बातें लिखी हुई हैं आपस में। अगला यहाँ पर है भाई, जो केसेस हमारे हुए थे उस केसेस में क्या क्या बातें की गई हैं उसके ऊपर कह रहा है कि इन केस में ये साफ साफ बातें जो है वो लिखी गई थी, तो बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। तो भाई इसके अंदर जो ए के गोपालन केस था, ए के गोपालन केस जो आया था काफी पहले, सबसे पहले यही केस आया था, इसका आंसर जो है वो ऑफिशियल की में दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लो, पर इसका आंसर नहीं है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ दे। अगला भाई आपको मैच करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन जो भारत में आए थे, जो आए थे अपना काम करने के लिए, 1942 मार्च में आए थे, और इसी की वजह से क्या लॉन्च की गई थी अगस्त में, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट। अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर क्यों आया था, अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में, कि वही जो हमारे भारतीय सोल्जर है वो आकर के पार्टिसिपेट करे, इसी के लिए तो लेकर के आए थे कि भाई पार्टिसिपेशन बढ़ाओ यहाँ पर, उसके लिए वो लेकर के आए थे। और वेवल योजना, वेवल जो आए थे लॉर्ड वेवल, वो 1945 में लाए थे। इस प्रकार के जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 47 का, वो आप आंसर क्या लगा दोगे, इसका आंसर दिया हुआ ऑफिशियल की में फर्स्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आपको मैच करना है यहाँ पर बुक्स किस किसने कौन कौन सी लिखी है, तो देखो भाई इसके अंदर ऑफिशियल की में इसका जो आंसर जो है वो दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, और आंसर नहीं दिया हुआ है, पर वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन सी बुक जो है वो यहाँ पर किस किसने लिखी है। तो सबसे पहली बुक जो है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बुक है यहाँ पर फॉर फ्री इंडिया करके थी, श्रीमान नारायण द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस बुक को जो लिखने वाले पर्सन है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो बुक है, इसको लिखने वाले पर्सन जो हैं, उन्होंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके एलन ग्लिडल ने लिखी थी यहाँ पर। अब ऑप्शन में तो कुछ है नहीं ऐसा, एलन ग्लिडल लिखा तो हुआ है, तो बी का आप 3 लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला हो सकता है इसका आंसर। ए का आप सेकंड लगा सकते हो, या आप आंसर लिख सकते हो, बट थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, आंसर नहीं दिया हुआ, पर बी हो सकता है आंसर।
मिजोरम को भारत का जो दर्जा दिया गया है वो कब दिया गया है? 53rd नंबर के अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो मिजोरम है उसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो मिजोरम जो है असल में जो है 1972 में बना था, आसाम का ही हिस्सा हुआ करता था, और फिर यहाँ पर जो है फाइनली इसको जो है दर्जा भारत में दिया गया है। अगला सरकारिया कमीशन जो है उसकी पूछताछ के अनुसार जो है वो यहाँ पर इन्होंने ये बोला था कि 356 आर्टिकल को कम इस्तेमाल करो। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सही बात बोली थी कि भाई इसको सिर्फ तभी यूज करो जब कोई और ऑप्शन नजर में नहीं आ रहा है। इन्होंने बोला कि भाई जबरदस्ती आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो बोला था कम इस्तेमाल करो। इवन बी आर अम्बेडकर ने भी ये बात बोली थी कि आर्टिकल 356 जो आप लगाते हो स्टेट इमरजेंसी का इस्तेमाल केवल लास्ट के ऑप्शन में ही करना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है भाई 2009 में इनमें से किसको जो है यहाँ पर बनाया गया था, और अलग से उनको यहाँ पर UIDAI जो बना था, ये उस समय का करंट अफेयर था इसलिए पूछ लिया गया। श्री राम सेवक शर्मा शर्मा को यहाँ पर बनाया। UIDAI पता है ना, जो हमारे आधार कार्ड को इशू करती है। अगला भाई एक्ट के बारे में पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्ट का इसका भी आंसर नहीं दिया गया, ठीक है ना, तो उसको भी आप छोड़ सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं इनमें से कौन से राजस्थान के NH जो स्टेट कमीशन है SHRC उनके यहाँ पर चेयरमैन नहीं रहे हैं? तो भाई ये सही बात है, जस्टिस प्रेमचंद जैन। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, ये होना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि यही तो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। मतलब ये मत सोचना कि मैं आपको कह रही हूँ कि कंफ्यूज करो बच्चों को। मतलब मेरा ये कहना है कि भाई थोड़ा ऐसे प्रश्न होंगे ना, उससे हम लोग पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉलेज वाले प्रश्न बनते हैं, ये आपको लर्न करने पड़ते हैं कि भाई सारे नाम लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, है ना, तो इससे तो कंपटीशन बढ़ता है। खैर छोड़ो, उस टॉपिक पे हम नहीं जाते। अगला भाई 2011 की एक सेवा है लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम। इसमें जो है यहाँ पर कितनी सेवाओं के लिए, ये भी आपका ऑफिशियल आंसर की में नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही, क्योंकि नहीं दिया गया तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। 2015 के जो यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव हुए थे, इसमें राजस्थान की मतदान की जो दर थी वो कितनी बताई गई है? 76.1, क्योंकि 2015 में ही ये करंट अफेयर का सवाल बन गया। अगला राजस्थान की यहाँ पर जो कांग्रेस के बाद यहाँ पर जिस सीट ने जब पहली बार इलेक्शन हुए थे तब कौन जीती थी यहाँ पर? राम राज्य परिषद, बी इसका आंसर है। अगला कौन से वर्ष में संभागीय आयुक्त जो होते हैं डिविजनल कमीशन को हटा दिया गया था, पर वापस में इसको दोबारा से लेकर के आया गया? तो देखिए भाई ये जो है 1962 में हटा दिए गए थे, 1987 में इनको पुनः कर दिया गया था। राजस्थान की कमीशन के बारे में इनमें से क्या गलत है भाई? राजस्थान की जो मानव अधिकार कमीशन है उसमें से यहाँ पर सत्य नहीं है कि भाई ये आयोग ने मई 2000 से काम करना शुरू किया, गलत। इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष दो होते हैं, गलत। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ये यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। खैर हाँ, ये तो यही होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो तीन इंफॉर्मेशन गलत है, 1, 2 एंड 4 वाली जो है। बाकी सारा 1, 3 एंड 4 यहाँ पे गलत है, बाकी सेकंड ठीक लिखा हुआ है, सेकंड ठीक है। अगला आपको यहाँ पर बताना है राजस्थान की जो है विधानसभा की जो यहाँ पर लिस्ट है, उसमें इनमें से किस किस को यहाँ पर जो है वो फाइनेंस कमीशन को किस किस के हेड बनाया गया था। तो लोक लेखा समिति और ये सबको आपको ऐड करना है, और ये 2015-16 के लिए इसलिए मैं अभी नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर था। अभी के लिए आप अभी हाल फिलहाल की जो वित्त समितियां होंगी उनके बारे में पढ़ के जाओगे, तो इसको आप छोड़ सकते हो अभी के लिए। आप देख लो कि ऐसा सवाल आया है, ये सब करंट अफेयर है। 11 सितंबर को यहाँ पर पहला स्थान कौन सा है, ये भी करंट अफेयर। हाँ, 61 वाला करंट अफेयर नहीं है, वो पूछ रहा है भाई कि राष्ट्रपति शासन जो है राजस्थान में कितनी बार लगाया गया है। मतलब कि राजस्थान में जो प्रेसिडेंट का रूल होता है, आर्टिकल 356 का जो इस्तेमाल है वो कितनी बार यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार राजस्थान में किया गया है। और कब किया गया था मैं बता देती हूँ। सबसे पहला जो इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था 1967, 13 मार्च से 26 अप्रैल तक। फिर उसके बाद अगला किया गया था 1977, हरिदेव जोशी जो है, इनसे पहले इनकी सरकार थी। उसके बाद फिर 1977 के बाद 1980 में हुआ था, और भैरव सिंह शेखावत इससे पहले थे। और लास्ट टाइम यहाँ पर 1992 से 1993, इससे पहले भी भैरव सिंह शेखावत की यहाँ पर रूल हुआ करता था। तो ये 4 बार हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न ये भी अच्छा है, ये कह रहे हैं राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव जो है, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन बने थे? राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन नहीं, वो वाले नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये के राधाकृष्णन।
ठीक है। ये भी अगला यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन में है, ये भी उसी समय का करंट अफेयर है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। अगला यहाँ पर देखेंगे भाई, ये है जो सिंचाई प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है। सिंचाई प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है गांगरीन, गांगरीन का जो है ये कहाँ, सिंचाई प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, ये आपको मिलेगा झालावाड़। उसके बाद पीपलाबाद, पीपलाद, ये जो है आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, इसका आंसर थर्ड लगाया गया, ऑप्शन में मिस्टेक है, थर्ड थर्ड दोनों में दे दिया गया, तो वैसे इसका आंसर भी यही है। अगला प्रश्न, ये भी आपको 2011-12 के हिसाब से है, छोड़ सकते हो अभी के लिए, क्योंकि इसको पढ़ लो प्रश्न को जरूर, और आपको पढ़ के जाना है अभी के करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है। अगला, राजस्थान में वर्तमान में किस सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की स्थापना जो है सबसे ज्यादा मानी गई, उस समय के हिसाब से सूरतगढ़ है। अगला यहाँ पर ये भी वही है, नेशनल इनकम, ये भी उस समय का करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में छोड़ रही हूँ। ये वाली स्कीम भी यहाँ पर करंट अफेयर से ऊपर बात करती है, छोड़ सकते हैं इसको। अगला यहाँ पर ऐसे कौन कौन से व्यक्ति जो इन जिन चीजों में सबसे फेमस कहे जाते हैं, तो ये सब वही हैं, कराधान, कृषि, मौद्रिक नीति, राजकीय नोट में किन किन लोगों को यहाँ पर फेमस कहा जाता है, थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि के सीधे हस्तांतरण जो है वो कहाँ से लागू किया गया था, कि भाई केरोसिन का जो है पूरा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाएगा, वो यहाँ पर कोटा कासीम तहसील से किया गया था। नेशनल बांस मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, जो है नेशनल बैम्बू मिशन जो चल रहा है, इस प्रकार के सवाल खूब आते हैं कि नेशनल बैम्बू मिशन जो है ये जो स्टार्ट किया गया है, ये इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं होता है। देखो भाई, इसके अंदर राजस्थान का जलौर नहीं शामिल होता, बाकी शामिल होते हैं। अगला साइंस का है, एफएम की जो होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती है, वो किस किस के बीच में लाई करती है, वो 88 से 108, तभी तो आपको रेडियो सिटी एफएम में इन्हीं के नंबर के बीच के चैनल्स मिलते हैं, इनसे आगे पीछे मिलते ही नहीं, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो इसी के बीच में आती है। अगला, इनमें से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कहलाता है, जो कि अकार्बनिक है, हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाता है। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा रीजन है जो क्षेत्र में काफी ज्यादा विविधता में जाना जाता है, वो है पश्चिमी घाट, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, मॉनसून भी सबसे पहला यही आता है, जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है। ठीक है भाई। अगला, डीएनए को आप जरा अरेंज करो, यहाँ पर डीएनए का रिकॉम्बिनेशन पूरा करोगे तो इसका आंसर बन जाएगा सेकंड वाला, कैसे कैसे इसको जोड़ा जाता है पढ़ लीजिएगा इसको। अगला यहाँ पर ये भी आपका साइंस से जुड़ा हुआ है, ये कह रहा है भाई इनमें से कौन सा गलत है, तो जो लाइसिस जो होते हैं वो आवड़िक सीवन का मॉक्यूलर स्टिचेस के रूप में जो है वो जाने जाते हैं, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। अगला, एस्पिरिन, ये जो एक तरीके का दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। एस्पिरिन जो है दर्द से राहत में देता है, खून के थक्के को जमने नहीं देता है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत के उपग्रहों की सूची है, ये आप इसको लर्न करिएगा। ठीक है, ये सब जो है ये भी उस समय न्यूज में थे इसलिए पूछे गए, अब तो खैर काफी चेंज हो गए, चंद्रयान हो जाएगा और बाकी सारे आप इसमें और ऐड करोगे। अब तो इसमें आपको इतना इसको नहीं पढ़ना है, अभी तो इसको आप जो नया नया न्यूज में होगा केवल उसी को पढ़ना है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, C-130 हरक्यूलिस वायुसेना का जो है यहाँ पर वायुमान है, ये कौन बनाया जाता है, हरक्यूलिस याद कीजिए यूएसए द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है बहुत, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया और उसके जब यहाँ पर जो है उसको चेक नहीं कर पा रहे कि भाई क्या ब्लड ग्रुप है उसका, तो उसको ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए जो कि यहाँ पर उसको यूनिवर्सल हो जाता है, यूनिवर्सली हो जाता है, वो ORH नेगेटिव, ये यूनिवर्सल होता है, इसलिए ये वाला चढ़ाया जाए। अगला, इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो पानी की वजह से हमें नहीं होता है, कौन सा, पीलिया, जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हैजा सब होता है, पीलिया नहीं होता है। अगला, गोल्डन राइस, ये भी एक वैरायटी उस समय बड़ी फेमस हुई थी, ये जो एक तरीके का ट्रांसजेनिक चावल होता है जो कि केराटिन के जीन जिसके अंदर उपलब्ध होते हैं, केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े मतलब कि लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ के रूप में अमेज़न को बोला जाता है, जो कि ब्राजील में काफी हद तक है, साउथ अमेरिका में। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है उसको क्या कहते हैं, बैटरी, हम यही तो इस्तेमाल करते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है बैटरी।
अगला, पारिस्थितिक तंत्र एक जीवीय संगठन नहीं है, इकोसिस्टम के रूप में नहीं जाना जाता है, वो है वायु। ये क्वेश्चन देखो यार बहुत ही ज्यादा आसान था, इसमें समझाने लायक तो कुछ है ही नहीं। अगला भाई, यूनिकोड। यूनिकोड जो है वो किसके अंतर्गत होता है? 16 बिट। रेटिना, आंखों में जो होती है, रेटिना जो है वो किसी की ग्रोथ कही जाती है? वो कही जाती है डायनिक सेफलॉन की। अगला, आपको एंजाइम और उसके फंक्शन को मैच करना है, और सही इनमें से कौन सा मैच किया गया? ई कोली रेस्ट्रिक्शन, एंडोक्लॉस, एंडोन्यूक्लॉस, सी डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस पे कट करता है, वन इसका आंसर हो जाएगा। ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए टोमेटो किसका स्रोत कहा जाता है भाई? टोमेटो किसका अच्छा स्रोत है? सिट्रिक एसिड, राइट, पता है ना ये तो सबको, सिट्रिक एसिड। कीवी, कीवी जो है एक ऐसी बर्ड होती है, फ्लाइटलेस बर्ड होती है, जो कि आपको न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ये स्टैटिक क्वेश्चन। जलाशयों में यूट्रॉफिकेशन जो है वो किसकी वजह से होता है? जब नाइट्रोजन के पोषक तत्व और ऑर्थोफोस्फेट का ज्यादा यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वाटर में यूट्रॉफिकेशन हमें देखने को मिलता है। अगला, आपको यहाँ पर बताने की जो बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है इनमें से कौन सी क्रॉप को? वो है मसूर, चुकंदर और गेहूं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगला, डेजर्ट्स में जो है वो फिएक्रोफाइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ऐसे पादप मिलते हैं जिसकी जो लंबाई है वो 20 से 30 फीट होती है। मूसला जड़ जो है टैप रूट्स के रूप में जानी जाती है, उन्हें हम कहते हैं फेट्रोफाइट्स। अब आपको ये वाला जो है सॉल्व करना है किसी एक लैंग्वेज में। सॉल्व करोगे 5, 6, 7 में। 5 का मतलब है ब्लैक, 6 का मतलब है टॉल और 7 का मतलब है मैन। ऐसे ही 8, 5, 9 में करली ब्लैक हेयर, ठीक है। और 1, 6, 7 में आपको बताया है फैट टॉल मैन। तो इसमें आपको एक का मतलब बताना है, तो इसमें एक का मतलब साफ साफ दिख रहा है यार, फैट होगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान पूछ लिया इन्होंने तो कुछ। अगला प्रश्न, एक लड़की स्कूल जाना चाहती है और वो स्कूल से जो है अपना शुरू करती है चढ़ाई करना पूरा। तो भाई इसका आंसर आप करोगे और इसका आंसर आपका निकल जाएगा पूर्व। करके देखना इस पूरे को, ठीक है। अगला भाई, अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक जो है वो ऊपर से 7th नंबर पे है, नीचे से 27 नंबर पे आई है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 नंबर पे ऊपर से आई है और 27वीं नीचे से आई है। तो टोटल आप इसमें जब कैलकुलेट करोगे, आप इसको अपना पूरा जो है वो कैलकुलेट करो कि कितना इसका आंसर बन जाएगा। तो उस प्रकार से आपका आंसर 33 बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे 34 होता है इनको प्लस करके, लेकिन रैंक तो एक ही रहेगी ना, 7 और 27 तो एक ही हो गया, पर्सन तो एक ही हो गया उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 34। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि Q प्लस R बड़ा है P प्लस S से, और ऐसी अगली दी हुई है, तो इसमें से क्या निश्चित है कि Q बड़ा है S से? इसको भी आपने अब मैच करना है, भाई बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है 4। मैच कर आप बना के देखना इसको, आंसर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। मैथ्स की मैं आपको समझा समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैथ्स का तो अलग टीचर है पूरा समझाने के लिए। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसको स्टेट क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे और खुद से इसका निष्कर्ष जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है कि भाई सबसे बेहतर अभ्यर्थी के अलावा कोई और भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो ही नहीं सकता, ठीक बात है। कुछ लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनको अच्छे अंक प्राप्त हुए, मतलब कि वो बेहतर विद्यार्थी हैं। कुछ लोग जो अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हुए उन्हें पुरस्कार भी मिला है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं इस पूरे में, कि सभी सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है? ऐसा जरूरी नहीं है। वे सभी लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका आंसर। अगला, इसमें आप यहाँ पे काउंट करोगे 18, 30, 48, 72, 96, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आगे, फिर यहाँ पर एक्स में भी 96 ही आएगा। अगला भाई, पिछले वर्ष ईना की आयु जो है वो किसी संख्या के वर्ग थी, आगामी वर्ष में उस संख्या का धन होगी, क्यूब बन जाएगी, घन होगी। तो उसे आगे आने वाले कम से कम कितने और वर्ष का इंतजार करना होगा कि उसकी आयु पुनः किसी वर्ष के घन हो जाए? तो वो उसका आंसर हो जाएगा 38 वर्ष, ठीक है भाई। साइंस ये जो मैथ्स के हैं वो मैं आपको फटाफट करवा रही हूँ, क्योंकि वो जो है आप खुद ही से ही करोगे इसको। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है आपको बताना इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स की तो टीचर हूं नहीं, मैं पूरी जीएस की हूँ। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको कराई जाए, पूरा समझाया जाए, मेवाड़ किंगडम का क्या है, बप्पा रावल का क्या रोल था, रतन सिंह का क्या रोल था, पूरा जैतर सिंह का क्या था, पूरी पूरी कहानी आपको पूरी समझाई जाए, कराई जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जितने ज्यादा कमेंट होंगे
ये भी पूरा एक शॉर्ट में आपको पूरा जो है तैयारी करवाई जाएगी। और इस सब के लिए हमारा एक अलग से ग्रुप भी चल रहा है। उस ग्रुप में भी जाकर के आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपको सारा स्टडी मटेरियल, टोटल स्टडी मटेरियल वहां से दिया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है वहां से लेना। आप जो है हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, वो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। वहां पे जाके आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें कहाँ पे क्या चीजें हैं, इन सब के बारे में आपको पूरा तैयारी करवा रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे हमने यूपीपीसीएस में इतने नंबर ऑफ सिलेक्शंस दिए हैं, बच्चों को सिलेक्ट कराया है, सेम उसी प्रकार से हम लोग आरएएस के लिए भी अब यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है हमारे इस ग्रुप का बहुत बेनिफिट उठा सकते हो। और उसके लिए आपको सिर्फ केवल एक काम करना है, हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे कॉल करके पूरी बात लेनी है यहाँ पर। और आप फिर आसानी से जो है पूरा सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, पूरा सिलेबस के साथ, पूरा आर्ट एंड कल्चर, पूरा म्यूजिक, पूरा फोक डांस, हर एक चीज को पूरे तरीके से, सारे स्टाइल है, चाहे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, चाहे बीकानेर स्टाइल है, चाहे अलवर है, चाहे जयपुर स्टाइल है, चाहे जितने भी पेंटर्स रहे हैं सबके नाम हो, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, जितने भी किले हैं, है ना भाई, सिवाना का किला है, आमेर का किला है, बटनेर का किला है, जैसलमेर का है, मेहरानगढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ का उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये फोर्ट वगैरह है, कहाँ पे क्या क्या चीजें बनी हुई है, कितने कितने वहां पे ट्राइब्स हैं, जैसे वहां पर जो है गरासिया ट्राइब है, दामोर है, सासी है, ठीक है, इस तरीके के जितने भी ट्राइब्स हम पढ़े, भील, सहारिया, फेस्टिवल्स कौन से हैं, चैत्र बैसाख में कौन कौन सी लिस्ट में बताई जाती है, हर एक चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो आप सभी लोगों को पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नंबर पे कॉल करके सारी चीजों को आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, 103 वाला। इसमें त्रिभुजों के समूह के लिए बोल रहा है। इसमें 21 त्रिभुजों का समूह है। इसका एक फॉर्मूला होता है करने का, जो कि मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ यार, इसलिए। ठीक है, बुरा नहीं मानना, मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका पूरा फॉर्मूला बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, अभी सारे के सारे मैथ्स के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व, आपको मैं आंसर सबके बता रही हूँ, पर सॉल्यूशन देखो आप ही लोगों को करना पड़ेगा, सॉल्यूशन मैं नहीं बता पाऊँ। बाकी सारे जीएस का मैं पूरा करवा दूंगी आपको, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लर्न हो जाएगी, बहुत प्यारी स्टोरी में पढ़ेंगे उसको। लेकिन ये काम जो है मैथ्स का, थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा हाथ ढीला है इसमें। चलो भाई, अब मैं अपनी बुराई ज्यादा नहीं करती, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड जो है वो यहाँ पर 9, 18 और 24 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। इसका आंसर जो है वो ऑफिशियल आंसर की में 4 दिया गया, आप इसका आंसर निकालिए और आपका आंसर ये आ जाना चाहिए। ऐसे ही अगला प्रश्न 105 वाला, इसका जो उत्तर दिया गया ऑफिशियल आंसर की द्वारा, वो दिया गया ऑप्शन नंबर 1। 106, इसका उत्तर जो है वो भी 1 दिया गया है। पढ़ लो अच्छे से, फिर आप इसको पॉज करके अपना तसल्ली से करो। 107 वाला, इसको भी आप लोग सॉल्व करो, और इसका ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर ही नहीं दिया है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रही। 108 वाले का ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर, वो दिया गया है स्पादी बुल। अगला 109 में कितने वर्ग यहाँ पर है, तो देखो भाई वर्गों का आंसर है 27। अगला कह रहा है भाई इनमें से क्या अधिकतम है, तो इसमें से पहला वाला जो है √37 माइनस √29 वाला आंसर दिया गया है। अगला भाई 111 में, इसका जो आंसर दिया गया है वो सेकंड वाला दिया गया है। पढ़ लो आप लोग, मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, आप सुन रहे हो मेरे, तो आपको पता चल जाएगा। आप इसको लिख लेना, इसका सेकंड आंसर। अगला कह रहा है भाई भारत में अधिकांश संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। बिल्कुल सही बात है, तो ऐसे ही होने लग गया है। तो इसमें क्या मतलब है इस बात का, तो इसमें ये धारणा है कि हो सकता है कि भारत के सभी लोग जो है अब कंप्यूटर में अच्छा खासा दक्ष हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग काफी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। अगला, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अधिक योग्य लोगों को चयन करने में मदद करती है, क्योंकि उसमें लीकेज के चांस कम हो जाते हैं। तो दोनों बातें ठीक लिखी है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अगला, ऐसे ही आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि भाई भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार योग्य नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उनको जो है विषय वस्तु तय करने के लिए अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों बातें ठीक लिखी हुई है, दोनों के यहाँ पे कार्यवाही जो है वो सही लिखी गई है, आंसर इसका हो जाएगा 4। अगला 114, पटेटो को यहाँ पर ये लिखा गया है 3 बोला गया है, तो मास्क शब्द के लिए क्या दिया गया होगा भाई, इसका आंसर नहीं दिया गया। ठीक है, ये आंसर दिया ही नहीं हुआ, इसलिए छोड़ सकते हैं। 115 वाले का आंसर भाई यहाँ पर 7 और 815 करके दिया गया है।
116 का आंसर यहाँ पर दिया गया है 12। 117 ये भी आप पढ़िएगा, आंसर निकालना भाई इसका। 117 का दिया गया 44। आप ये सॉल्व करिएगा खुद से ही। 118 का आंसर है भाई 30,000। अगला भाई यहाँ पर ये करंट अफेयर है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ये 119 120 दोनों आगे तक, आगे जो है यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे करंट अफेयर के बनते हैं, ठीक है। तो काफी हद तक चीजें करंट अफेयर में है, इसलिए मैं इसको आप पढ़ लो, मैं इसके वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लो सारे कि भाई करंट अफेयर किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे करंट अफेयर बनते हैं। 123 वाला कह रहा है कि भाई राजस्थान के किस जिले के अंदर युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, वो है जैसलमेर। ये भी करंट अफेयर है। उसके बाद ये दिवस के बारे में पूछा गया, अच्छे है ये क्वेश्चन। 11 जुलाई हमारा जो है यहाँ पर जो है जनसंख्या दिवस होता है। 12 अगस्त हम लोग यहाँ पर युवा दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त हम लोग यहाँ पर क्या मनाते हैं, खेल दिवस। और 8 सितंबर साक्षरता दिवस। आंसर हो जाएगा इसका 4। उसके बाद यहाँ पर ये सब भी 125 पूरा 126 ये भी उस समय का करंट अफेयर है, पर ये अभी भी पूछा जाता है, इसको भी पढ़ लेना। 126 125 उसके बाद 127। किसी ने ये कहा है कि लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का भविष्य खतरे में है, रिचर्ड ए फॉक। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में कितने संशोधनों द्वारा पारित किया गया था, 9 संशोधनों द्वारा पारित किया गया था, लैंड एक्विजिशन बिल। बाकी देखो ये सारे करंट अफेयर है। मुद्रा योजना ये भी उस समय की करंट अफेयर में, वैसे बता देती हूँ मैं। मुद्रा योजना जो है वो छोटे व्यापार स्थापित करने के लिए आपको वित्तीय सहायता दी जाती है। 4 आंसर होगा। लोक सेवा दिवस पता ही होगा भाई, सिविल सर्विसेज डे सबको पता होना चाहिए, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना ये करंट अफेयर की है। 133 134 दोनों। 135 जो है यहाँ पर ये बुक जो लिखी गई है वो किसने लिखी है, अमोल पालेकर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अच्छा ये अमोल पालेकर नहीं, 135 वाला है ना, हाँ 135 वाले के अंदर सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बाकी सारे करंट अफेयर हैं उस समय के, इसको भी आप पढ़ लेना। किस कंट्री में टीचर्स डे को हरि गुरु के नाम से जाना जाता है, मलेशिया। 138 का आंसर हो जाएगा भाई हमारा मलेशिया। आगे रणछोड़ भाई रेबारी के बारे में इनमें से कौन सा प्रश्न सही है, भारतीय सेना में सिपाही रहे हैं, थर्ड वाला। उसके बाद थीम पूछा भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, 11 जुलाई वाले की। उसके बाद राजा रमन्ना। राजा रमन्ना जो है इसका आंसर ऑफिशियल की में दिया नहीं हुआ तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं है। अगला भाई सांबर झील जो बनी हुई है वो इसमें जो किस देवी के मंदिर का है, वो है शकुम्बरी या शाकंबरी देवी को यहाँ पर ये डेडिकेटेड। अगला भाई मेडिवल राजस्थान के जितने भी यहाँ पे राजा हुआ करते थे वो किस नाम से कहते थे अपने आप को, प्रधान। क्योंकि पता है क्या था, राजा के शासक, राजा तो अपने आप को राजा कहता ही नहीं था, राजा तो कहता था कि भाई राजा तो हमारे भगवान होते हैं। तो वो अपने आप को दीवान के रूप में कहते थे कई बार, और फिर उनकी जो उनसे नीचे होते थे उनको प्रधान के रूप में जाना जाता था। अगला भाई 28 मार्च को 1948 को जब गठित संयुक्त राजस्थान जो है पूरा बनाया गया था तब उसके चीफ मिनिस्टर पहले जो है वो कौन अपॉइंट किए गए थे, नाम है उनका गोकुल लाल असावा। अगला 145 टेराकोटा राजस्थान में कहाँ पे फेमस है, ये है मोलेला। अगला आपको मैच करना है यहाँ पर बुक्स के नाम, यहाँ पर आप मैच करेंगे, इसका आंसर बन जाएगा आपका सेकंड वाला। मैच करो इसको। अगला इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य, एरोफोन जो है उनमें से नहीं काउंट होता है, सिर्फ फोर्थ वाला नहीं होता कामयाचा, बाकी सब ठीक लिखे होते हैं। आगे आपको यहाँ पर गलत युग्म बताना है, यहाँ पर भाई कौन सी वाटर बॉडी कहाँ पे बनी हुई है, उसके हिसाब से जो है घदसीसार या घदसीसर बीकानेर में नहीं बनी हुई है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भाई राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर के अंदर राजस्थान अखबार का प्रकाशन शुरू किया था, वो थे ऋषि दत्त मेहता। और यहाँ पे दिल्ली शिवालिक पिलर इंस्क्रिप्शन था। फाइनली पिलर इंस्क्रिप्शन का कोई तो क्वेश्चन दिखा, वरना पिलर इंस्क्रिप्शन तो हम इतने पढ़ के जाते हैं पर क्वेश्चन देखो एक बार भी नहीं पूछा इन्होंने, है ना। हमने अटापुर का इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया भाई, हमने सारनेश्वर की प्रशस्ति के बारे में पढ़ लिया। हाँ इसमें इंस्क्रिप्शन तो पूछ ही नहीं रहे हैं, थामोली का इंस्क्रिप्शन पढ़ लिया पर इसमें सवाल तो आए नहीं। चलो फाइनली इन्होंने पूछा यहाँ पर विग्रह राज चतुर्थ जो है
उनके शिलालेख जो है शिवालिक स्तंभ में यहाँ पर दिल्ली शिवालिक स्तंभ में देखने को मिलते हैं। तो ये थे आपके राजस्थान के प्री के 2013 के पेपर, जो कि दोबारा से 2015 में हुआ था, उससे जुड़े हुए सारे के सारे प्रश्न जो हमारे से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से लर्न करना है। इनमें आए हुए इस सारे क्वेश्चन से आपको ये आइडिया मिल जाता है कि भाई किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जो प्रश्नों का प्रकार है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। आप ये सारी चीजें दिमाग में रख करके इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दिमाग में रखना इन सारी चीजों को, लर्न भी करना शुरू कर दो इनको। और और इसी तरीके से और भी आपके जो है मैं यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के बना रही हूँ। और बाकी आप सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको और ज्यादा अमाउंट में जो है राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, ट्राइब्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे, जिससे सवाल बनते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये चीज का बताइए कि आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स चाहिए। ठीक है, चाहे उसमें कुछ भी हो, चाहे हर एक स्टोरी के बारे में हो, मेवाड़ की किंगडम के बारे में, गोहिल राजवंश के बारे में पढ़ना हो, सिसोदिया राज के बारे में हो, ठीक है, या सारी की सारी चीजें वो एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैम ये चीज चाहिए, तो वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जितने कमेंट होंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको फ्री में दी जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना, आपको अब कुछ नहीं करना है। आप कमेंट करेंगे, चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात है। कमेंट करो और बताइए कि हमें ये चीज चाहिए, ताकि हमारे तक बात पहुंचे आपकी, और हमारे तक बात पहुंचेगी तो वो चीज आपके लिए जरूर पूरी करी जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जरूर उस चीज को पूरा करके आपको बताएंगे। समझे भाई बात को यहाँ तक? तो इस प्रकार से इस पूरे को कंप्लीट कीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।